प्रॉस्पेरस की बुक में देख लेना। देखो तो इंडियन, इधर सुनना समझे वापिस, इंडियन इकोनॉमी एट दी या ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के समय पर भारत की इकोनॉमी कैसी थी, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का पहला चैप्टर है। लेकिन मैं सिर्फ 1947 का बताऊं तो मैं आधे घंटे में बता दूं कि भारत की इकोनॉमी बहुत बेकार थी। प्राइमरी सेक्टर बिगड़ा हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन था, इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन था, एजुकेशन नहीं थी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं थी, इसका कारण कौन थे? ब्रिटिशर्स। इसका कारण क्या था? कॉलोनियल रूल। क्या था? कॉलोनियल रूल। और कॉलोनियल रूल कब से स्टार्ट हुआ? कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ 1757 से। इस समय पर किसने रूल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। इधर ध्यान देंगे सब लोग, कॉलोनियल रूल। और 1857 से 1947 तक भी ब्रिटिशर ने रूल किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। किसने किया? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने किया। और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो भैया ये क्या था फिर? तो इस समय पर सिर्फ ट्रेड किया। क्या किया बेटा? ट्रेड। और ट्रेड में दोनों को फायदा होता है। जब दोनों व्यापारी तो दोनों को फायदा है। लेकिन मैं व्यापारी नहीं रहा, मैं तुम्हारा मालिक बन गया हूं, तो तुम्हें फायदा होगा? फिर नहीं होगा। आफ्टर 1757 कौन सी वॉर? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी बैटल ऑफ प्लासी से वो लोग क्या हो गए थे? भारत पर राज करना शुरू कर दिए थे। समझ में आ गया आपको? फिर इसके बाद में अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने के पहले इकोनॉमी इस तरीके की थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी और पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट। जब ये लोग अपने यहाँ पर रूल करके चले गए तो अब अपने यहाँ की कंडीशंस क्या थी वो देखेंगे, वो चैप्टर में है। ठीक है, ये बेस है, लेकिन ये बेस है। तो अब 1947 के समय पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? इसमें इंडियन इकोनॉमी में पहली चीज पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर कैसा था, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, मतलब सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था। फिर पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब पता है, फॉर्म भरते थे लिखा था ना ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या आपके पिताजी का। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। फिर इसके बाद पढ़ेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स और ये कैसी थी, सड़कें कैसी थी, रेलवे कैसा था। ऑक्यूपेशन मतलब लोग क्या काम करते थे। फॉरेन ट्रेड मतलब कि अपना विदेशों के साथ कैसा व्यापार था आजादी के समय पर। किस्मत की बात है, सब डाउन था, कुछ भी आ जाएगा। एक पॉइंट लिखना है कि ये बिल्कुल डिक्लाइन कंडीशन में था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ये पढ़ना है, प्राइमरी सेक्टर कैसा था ये पढ़ना है। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है डेमोग्राफी। बताओ क्या होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके की थी ये आपको लिखना है। बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, ये चैप्टर में सारे पॉइंट पढ़ने हैं। सब फैमिलियर है तुम्हारे लिए। अब पहले किस पाएंगे अपन, प्राइमरी सेक्टर पे। हेडिंग डाल लो प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। आजादी के समय पर इंडिया की 85% पॉपुलेशन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भारत के 85% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसी हुई, स्टेगनेंट ग्रोथ हुई। अब ये स्टेगनेंट वर्ड क्या है? हाँ बोलो। ठहरा हुआ या धीमा, बिल्कुल धीमा ग्रोथ। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी ग्रोथ कर रही है अभी, स्टेगनेंट ग्रोथ कर रही है, बहुत धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अफ्रीका, इधर देखो अफ्रीका की इकोनॉमी कैसी ग्रो कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। स्टेगनेंट इकोनॉमी मतलब ठहरेगी बिल्कुल, इकोनॉमी आगे बढ़ी नहीं, बहुत धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बहुत धीरे स्पीड से। तो अपने इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो स्टेगनेंट क्यों थी, उसके कुछ रीजंस। तो लिखो मेन रीजंस फॉर, अपने यहाँ पर इंडिया में भारत की एग्रीकल्चर ग्रोथ एकदम थमी हुई क्यों थी, ठहरी हुई क्यों थी आजादी के समय पर। पहला रीजन जमींदारी सिस्टम। पहला रीजन क्या था, जमींदारी सिस्टम।
जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम था परमानेंट सेटलमेंट। क्या था? परमानेंट सेटलमेंट। आप बोलोगे भैया इसके अंदर क्या था, ये तो बता दो। जमींदारी सिस्टम में क्या था, क्योंकि हिस्ट्री में तो पढ़ना ही है। जमींदारी सिस्टम में क्या था, एक बंदा था जिसका नाम था कॉर्नवालिस। मैंने बता दिया, मैं वो लॉर्ड वोर्ड नहीं लगाता भाई। कॉर्नवालिस क्या था? कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल था इंडिया का। उसने 1793 में एक सिस्टम लेके आया, उस सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम, उसका दूसरा नाम परमानेंट सेटलमेंट था। इसने क्या बोला, क्या होता था, अंग्रेज लोग को क्या करना पड़ता था, हर किसान से जाके वो लेना पड़ता था लगान या राजस्व लेना पड़ता था, टैक्स लेना पड़ता था, कर टैक्स या रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ता था। अभी अंग्रेजों के लिए बर्डन हो रहा था, तो अंग्रेजों ने बताऊं क्या कहा, सुनना, जमींदारी सिस्टम में कैसे नुकसान हुआ किसानों को, भारत के किसान कैसे शोषित हुए, शोषण कैसे हुआ उनका, एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। अंग्रेजों ने बोला यार हमें तो टैक्स चाहिए, बात खत्म, हम गांव में जाएंगे एक एक से लेंगे, इससे अच्छा हम गांव के एक मुखिया बना देते हैं, एक जमींदार बना देते हैं। वो जमींदार क्या करेगा, सबसे टैक्स इकट्ठा करेगा और हमें देगा, और उसके बदले हम जमींदारों को थोड़ा बहुत गिफ्ट भी दे दिया करेंगे, हमारा तो फायदा हो गया, हमें तो बर्डन खत्म, हमें तो टैक्स सही रहा है। अब मान लो अंग्रेज सरकार ने ये टैक्स लाया कि आपको 40% टैक्स देना है, मतलब 10 बोरी आपने प्रोड्यूस करे तो 4 बोरी हमें दे दो, तो 4 बोरी जो है वो जमींदार को इकट्ठी करनी है, सबसे एक किसान से 4 बोरी इकट्ठी करनी है। जमींदार क्या करता था पता है क्या बोलता था, अंग्रेज सरकार ने बोला 6 बोरी देनी है, 2 बोरी खुद रख लेता था। तो अंग्रेजों की वजह से भारत में कौन पनपे, जमींदार लोग। और अंग्रेज लोग के पास दिमाग देखो ना कितना, अंग्रेजों के पास, उनको मालूम है कि अगर सबको एक्सप्लॉइट करेंगे तो मेरे को मार के भगा देंगे। भाई 50 लोग हैं, मैं 50 लोगों को शोषण करूंगा तो वो मारेंगे सब, 50 में से 5 लोगों को मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ बना के रखूंगा, जिससे क्या होगा जब वो 45 आएंगे मेरे पे चढ़ने के लिए तो ये 5 मेरा सपोर्ट कर देंगे। क्या दिमाग था अंग्रेजों में। मैं किसी घर पे रूल करने जाऊंगा, सबको थोड़ी विरोधी बनाऊंगा, एक आध को अपना बना के रखूंगा। तो जमींदारी सिस्टम में कौन ग्रो कर गए, ब्रिटिशर्स और जमींदार लोग। लेकिन डबल एक्सप्लॉइट कौन हुए, कौन एक्सप्लॉइट हुए, डबल फार्मर्स डबल एक्सप्लॉइट हो गए, पीजेंट्स फार्मर्स। इनकी जमीनें जो नहीं टैक्स दे पा रहा था ना, उनकी जमीनें ले ली गई, जमीनों का मालिक बना दिया गया जमींदारों को। पता ही नहीं पड़ा कि प्रोडक्शन कराने वाला कंट्री डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन अनस्टेबल हो गई। स्टेबल से क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। ये था जमींदारी सिस्टम, और ये नॉर्दर्न इंडिया में लागू किया गया, बंगाल वाले इलाके में लागू किया गया। समझ में आ गया। दूसरा कारण कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स या एग्रीकल्चर। भाई मुझे बताओ, भारत के लोग क्या करते थे, गेहूं, चावल, दालें, मसाले, इनका प्रोडक्शन कराते थे और खाते थे, मस्त रहते थे। अंग्रेज आए ना, इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर देना। किसी भी चीज का अभी एजुकेशन का क्या हो चुका है, कमर्शियलाइजेशन हो चुका है ना। जो शिक्षा पहले मुफ्त में देनी चाहिए या फिर अभी शिक्षा मुफ्त में देनी चाहिए, जहां पर पैसा घुसा ना वो करप्टेड एरिया हो गया। आज लोग पॉलिटिक्स से ज्यादा एजुकेशन लाइन में जाना चाहेंगे, इतना पैसा एजुकेशन में जा चुका है। किसकी कमर टूट रही, मिडिल क्लास की। आगे चल के क्रांति होगी जरूर होगी, ये तो देश डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दिख रहा है आंखों के सामने कितना पैसा दिया जा रहा है, बताओ। जितना स्कूल की फीस नहीं उतना ज्यादा, तो एक एक क्लास, एक एक सब्जेक्ट के, अकाउंट्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के 12-12, 11-11 हजार रुपये फीस है कोचिंगों में। यार इंसान क्या करेगा यार, जिसकी उनको जो चीज उनको स्कूल में पढ़ लेनी चाहिए उसके लिए अलग से पैसा दे रहा है। टाइम भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, और इकोनॉमी डाउन जा रही है। ये क्या है, ये कमर्शियलाइजेशन है। अंग्रेजों ने क्या किया, एग्रीकल्चर खाने वाली चीज नहीं, फूड प्रोडक्ट्स नहीं, फूड क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कराई, कमर्शियल क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, इंडिगो, और वहां ले जाके बेच दिया। अपने को कॉटन इंडिगो से क्या मतलब, अपने को तो खाने वाली क्रॉप चाहिए थी, इसलिए अकाल पड़ा भारत में, इसलिए सूखा पड़ा भारत में, फेमाइन पड़े। ये उधर भी लिखना है हिस्ट्री में, मजेदार चीज तो ये है, ये सब लिखना है कि कैसे भारत को लुटा ही लिख देना, बात खत्म। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स कर दिया, जमींदारी सिस्टम लेके आ गए, लिखा कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइज मतलब समझ गए कि आपने क्रॉप्स को भी पैसा कमाने के लिए यूज करने लगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्यों पीछे चली गई अपनी, क्योंकि
अपने यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था वो A1 क्वालिटी का होता था। अब अंग्रेजों ने कॉटन प्रोड्यूस कराया, इंडिगो प्रोड्यूस कराया, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई और अब अपन वहाँ गेहूं प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो देख रहे हैं पहले तो गेहूं इतना अच्छा होता था, अब गेहूं कितना बेकार सा हो गया, चावल की क्वालिटी डाउन हो गई। तो क्या हो गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो कैसे ग्रोथ होगी, इसलिए एग्रीकल्चर कैसे धीमा धीमा आगे बढ़ा, ठहरा हुआ आगे बढ़ा। समझे बात को? तीसरा पॉइंट लिख लो भाई, अंग्रेजों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, बस प्रोडक्शन करवा दिया। स्कैरसिटी लाइन दिख रही है नीचे, दिख रही है, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, और इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज में इन्वेस्ट करने में कमी। भाई अंग्रेज लोग जिस पे डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया जिस पे डिपेंड कर रहा है ना, उन्होंने उस पे इन्वेस्ट नहीं किया। आज सरकार कोई भी हो हमेशा बिल लेके आती है, तो अंग्रेज किसानों के लिए जरूर कोई ना कोई बिल लेके आती है, बजट लेके आती है, क्योंकि डिपेंड ही उस पर कर रहे हैं अपन। इन्होंने क्या कहा, जिस पे डिपेंड कर रहे हो उस पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, और खुद तो चलेगा। और अपन ने देखा अपने पास तो लो सोइल फर्टिलिटी खत्म है एग्रीकल्चर में जब प्रोड्यूस करा रहे तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं, चावल, दालें, मसाले प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो रही है। और ये सब फिर अपन इस कंडीशन में कैसा है, ये अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। समझ में आया? 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। 4 पॉइंट, पहला पॉइंट जमींदारी सिस्टम, दूसरा पॉइंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, तीसरा पॉइंट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथा पॉइंट स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।